राज्य दर राज्य बार बार एक सी ही परिस्थिति पैदा होती है। सरकारी भर्ती का मसला हो या कोई बड़ा इम्तिहान हो, लाखों लाख नौजवान अभ्यर्थी बनता है, उसका समय लगता है, उसका श्रम लगता है, उसकी पूंजी लगती है, और पता लगता है कि इम्तिहान के सेंटर पर पहुंचने के 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद खबर आती है कि पर्चा लीक हो गया, इसलिए परीक्षा निरस्त कर दी गई। ये एक जगह का रोना नहीं है, लगभग हिंदी भाषी भारत में शायद ही कोई राज्य बचा हो जो इस संक्रामक बीमारी से ग्रसित न हो। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कोई राज्य नहीं बचा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करने बैठे कि बीते 10 वर्ष में ऐसी कितनी भर्तियां थी जिनमें ऐसी परिस्थिति बनी कि पर्चा आउट हो गया या सॉल्वर गैंग सक्रिय हो गया, पारदर्शिता नहीं रही, बेईमानी हुई, और उससे कितने बच्चे प्रभावित रहे, कितने नौजवान, तो वो मेरे ख्याल से संख्या कई करोड़ में चली जाएगी। ये स्थिति है। आजकल कोई छोटी से छोटी नौकरी निकलती है तो भी लाखों लाख नौजवान उसके लिए अप्लाई करता है। खेत गिरवी रख के पढ़ाई करे, तैयारी करे, शहर में कमरा ले, कोचिंग करे, और अंत में उसको सुनने को मिलता कि जी पर्चा कैंसिल हो गया। यह स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकारें इसको गंभीरता से नहीं लेती। ये केवल नौजवान के लिए दुख का कारण नहीं, ये उसके परिवार के लिए भी शोक का समय होता है जब कोई परीक्षा निरस्त हो जाती है इस कारण से। चूंकि बच्चे को, बेटे को, बेटी को परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार करने में सबसे ज्यादा तपस्या परिवार करता है, तो परिवार भी दुख की अंधी सुरंग में जाता है। लेकिन राजनीति की आंखों में नमी इस मसले पर नहीं आई। कभी पत्रकारों ने घेर लिया, पकड़ लिया तो कुछ न कुछ बोल दिया कि जी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत निर्णायक कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर ढाक के वही 3 बात। इसका क्या किया जाए? अभी प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की थी, तो कुछ बच्चों ने जो उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल थे, ये प्रश्न पूछा था नकल वाला, पर्चा आउट वाला। इसका मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री से भी अगर बच्चा ये पूछ रहा है, इसका मतलब उसके मन में पीड़ा कितनी घनीभूत है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि नकल नहीं करना चाहिए, और मान लो एक आध इम्तिहान में नकल करके पास भी हो गए तो जिंदगी के इम्तिहान में नकल कैसे करोगे? एक दार्शनिक सी बात हो गई। लेकिन ये जो व्यवहारिक धरातल पर यह मसला है, उसका समाधान कैसे निकले? अभी कल रविवार को गुजरात में जूनियर क्लर्क की भर्ती थी, 3000 कुछ पद थे शायद। 17 लाख नौजवान फॉर्म भरे थे, 17 लाख। और जब वो वहां पहुंचे पर्चा देने तो पता लगा जी पर्चा तो आउट हो गया, परीक्षा निरस्त। एक झटके में 17 लाख नौजवान आसमान से गिरे और खजूर में अटके। सरकारें इतने का एक सामान्य सी विज्ञप्ति जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती। मंत्री भी भरी, मुख्यमंत्री भी भरी, चपरासी भी भरी, बाबू भी भरी, सब भरी। बोले जी अगली परीक्षा कब होगी बताएंगे। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा जो इसी बार परीक्षा देने उधार लेके आया, उसका इसमें क्या दोष है? वो बार बार ये पेनाल्टी कैसे भुगतेगा? बड़ा प्रश्न है और कारुणिक प्रश्न है।
आज मेरे सामने मेरे सहयोगियों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर टिप्पणियां की हैं उस पर एक बहस हो जाए 5 बजे वाले इस कार्यक्रम में। कुछ सहयोगियों का सुझाव था कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन मुझे लगा नहीं, गुजरात की कल की घटना ने मुझे इतना आहत किया कि मुझे लगा इस मसले पर एक बार और बात करूं। कम से कम हम अपनी कोशिश तो करें कि हमने आवाज उठाई, भले ही वो आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज हो जाए, लेकिन हमने आवाज उठाई। हम इस दायित्व के से पीछे नहीं हट सकते। इसका क्या होना चाहिए? क्या ईमानदारी से परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अब मामला चूंकि इतना बिगड़ चुका है, तमाम राज्यों का विषय अंतरराज्यीय मसला हो गया है, तो इसके लिए खुद प्रधानमंत्री पहल करें और मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाएं? क्या ये विषय छोटा है? देश के भविष्य से जुड़ा मसला है, केंद्र को इस पर एक बैठक बुलानी चाहिए। आईटी एक्सपर्ट्स से बात करके कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। या जो दूसरे राज्य हैं दक्षिण के, जहां अपेक्षाकृत ठीक ठाक इम्तिहान हो रहे हैं, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश होनी चाहिए। यूपीएससी के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश होनी चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन पाक साफ इम्तिहान तो कराना चाहिए। इसके लिए जो कुछ करना हो सरकारों को करना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि पहल केंद्र को करनी चाहिए। इस पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में करोड़ों करोड़ बच्चे अपने सपनों को रोज इस ढंग से मरते देखते हैं और फिर अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि भाई जो भी पर्चा आउट करने के काम में लगेगा अपराध में या सॉल्वर गैंग वाला मसला आएगा तो उस पर एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उत्तराखंड ने भी कहा कि भाई उसकी संपत्ति जब्त करो, एनएसए लगाओ, जेल भेजो। सारी बात ठीक है, लेकिन इससे क्या रास्ता निकलेगा? इंडियन पेनल कोड में 302 के अपराध की सजा फांसी भी है। बंद हो गया क्या कत्ल? नहीं ना। हाइपोथेटिकल बात नहीं, बात वो होनी चाहिए जिससे कुछ समाधान निकले। एनएसए लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी। कोरोना की वैक्सीन ढूंढ ली गई, पर्चा आउट ना हो इसकी वैक्सीन नहीं कोई ढूंढ पा रहा। अजब तमाशा हो रहा मुल्क में। इस विषय पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ठीक, बड़े से बड़ी बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ समय के भीतर कोई ना कोई दवा आ जाती है। कोरोना में हमने देखा आ गया, इतना जटिल मसला था। लेकिन इम्तिहान ईमानदारी से हो जाए, पर्चा आउट ना हो, पंजीरी की तरह पर्चा बंटता नहीं घूमे शहर में, जिले प्रदेश में, ये ऑल्वर सॉल्वर का बवाल नहीं हो, इसके लिए कोई मैकेनिज्म कोई सरकार नहीं ढूंढ पाई। पूरे हिंदी भाषी भारत की ये बीमारी है। और जब जहां ऐसा हादसा हो जाता है वहां का मुख्यमंत्री आके कहता है छोड़ेंगे नहीं, सारा घर खोद डालेंगे, इनको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और नतीजा ये होता है अगली बार फिर पर्चा आउट हो जाता है। गुजरात का एक नौजवान कह रहा था ना कि 8 साल हो गए पर्चा आउट होते हुए, और हर बार सरकारों ने यही कहा होगा कि अब की नहीं छोड़ेंगे ना। उपेंद्र यादव, क्या होना चाहिए? या हर बार पर्चा आउट हो, हर बार हम दुख मनाएं, शोक मनाएं, और उसके बाद फिर वैसी स्थिति हो जाए? रजत जी, वही प्रश्न आपसे, हर बार शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है और उसके बाद अगले शोक प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दी जाती है कि अगली परीक्षा आएगी, उसमें भी पेपर आउट होगा, सॉल्वर गैंग एंट्री लेगा, तो फिर उसका शोक प्रस्ताव पढ़ना है। इसके अलावा तो कुछ होता मुझे हिंदी भाषी भारत में दिख नहीं रहा। किसी राज्य में कोई सरकार हो, सारी सरकारें एक ही रास्ते पर चलती मुझे दिख रही, किसी का कंट्रोल नहीं परीक्षा को ईमानदारी से कराने के लिए जो नियंत्रण चाहिए। मैं डॉक्टर निमिषा गौड़ के पास चलूंगा। निमिषा जी,
मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ मालूम किस बात की लगी अब, कि उनके यहां तो 16 पर्चे आउट हुए, हमारे यहां तो 12 ही हुए। क्या ये भाव मुख्यमंत्रियों का है जिनको हम चुन के भेजे? एक, जब हिंदुस्तान के इतने राज्य एक इस बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही, तो केंद्र को इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्रियों को बुलाते, बैठते, उनके साथ एक्सपर्ट्स को बुलाते, कहते भाई कोई रास्ता ढूंढिए, दुनिया भर के मॉडल सामने रखिए, लेकिन कोई रास्ता निकालिए, ये नहीं चल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों की एजेंडे में ये नहीं बोले, जब हो जाए तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, यार छोड़ो, बाकी दूसरे कामों में व्यस्त रहो। निमिषा जी, मामला ऐसा नहीं जैसा निमिषा जी ने कहा। 8 साल से मुसलसल लगातार इन कंटिन्यूएशन विदाउट एनी ब्रेक, अभी लड़के बता रहे थे हमारे कैमरे पर, भगवान का नाम लेके गुजरात पर्चा आउट हो रहा। वहां गैंग नहीं है, वहां क्या गुड्डू पप्पू कर दे रहे? फिर उत्तराखंड में हुआ, वहां गैंग नहीं था, वहां तो गैंग ही था। तो नहीं, अभी दोबारा में आएंगे तब, अभी सोच के रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वही स्थिति, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। ना गुजरात में परीक्षा हो पा रही, ना राजस्थान में, ना बिहार में, ठीक। इसलिए इसको पार्टी के आधार पर मैं भेदभाव नहीं करने दे सकता आज ना। सारी पार्टियां 52 गज की, कोई पार्टी ये कहे कि नहीं हम ज्यादा सुरखरू हैं, मैं नहीं मानता ना। सब में वही समस्या है, जो राजस्थान में सोई यूपी में, जो यूपी में वो बिहार में, जो बिहार में सोई गुजरात में। अमिताभ जी, सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा भाई। हमें तो परिणाम से मतलब, अगर सरकार के बिना इन्वॉल्वमेंट के, मान लीजिए आप ये कह रहे हो जहां विपक्ष की सरकार है, गैर भाजपा, वहां सरकार इन्वॉल्व है, ठीक। आपके यहां सरकार नहीं इन्वॉल्व, फिर भी हर पर्चा आउट हो रहा है, इसका क्या मतलब? नो, ये नहीं चलेगा भाई। मैं मेरी बहस में नहीं चल सकता। गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, नहीं सब, अरे भाई निमिषा जी, जितने मुझे तो आंकड़े मुंह जबानी याद है, मुझे गूगल थोड़ी देखना, मैं सब राज्यों का चिट्ठा दिमाग में रखता हूं। पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगा चेहरा बचाना, मुझे 1 मिनट लगेगा। जो सत्यनारायण कथा का कार्ड छपता था, उसको हमने गोपनीय परीक्षा का कार्ड छापने के लिए दे दिया, वो पर्चा छापने के लिए दे दिया। वो पर्चा सदा पड़ता फिर अपने प्रदेश में क्यों दिया था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी के लफड़े में मत पड़िए, समग्रता में देखिए और इसका कोई उपाय करिए। ये बच्चे हमारे हैं, राज्यों में सरकार पार्टियों की हो सकती है, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं निमिषा जी। ये भाजपा कांग्रेस के तो बच्चे नहीं है। ठीक। कीर्ति निधि पांडे जी, हमने बड़े बड़े चंद्रमा तक जाने का चंद्रयान बना लिया क्या? जब हम चंद्रयान तक बना लिए और तमाम ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग कर लिए, 8 महीने के भीतर कोरोना का प्रभावशाली वैक्सीन बना दिए, इसका मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में हम अच्छे हैं, ठीक। तब ये मामूली सी समस्या से क्यों नहीं निपट पा रहे कि बिना आउट हुए पर्चा हो जाए, ताकि गरीब के लड़के का, उसकी नौकरी लगे नहीं लगे, कम से कम समय पर परीक्षा हो जाए, ईमानदारी से परीक्षा हो जाए, बाकी उसका परिश्रम। 8 बार पर्चा आउट हो रहा है, 8 बार बच्चा आ रहा है, ओवरेज हो गया, वो तो गया काम से। क्या बच्चे भी पार्टियों से में बांट के हम देखेंगे क्या? कीर्ति निधि पांडे, कीर्ति निधि ने ठीक अच्छी बात उठाई, लेकिन एक बात कहूं कि जहां से उपेंद्र बैठे हैं, उस राज्य में की जनता ने तो हर 5 साल में बदला, फिर भी वहां पेपर मुसलसल आउट होता है। यह करें तो करें क्या? या तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? हर 5 साल में राजस्थान में बदल देते। 25 साल से वसुंधरा जी, गहलोत जी शासन कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं, चौथाई शताब्दी से तीसरा आदमी नहीं आया, फिर भी धुआंधार पेपर आउट हो रहा है। भैया रत्नाकर सिंह जी, पेपर आउट होना सर्वदलीय मामला हो गया है, इससे सहमत है ना? और जो आरोप आ रहा है कि सरकारें नहीं चाहती कि पर्चा टाइम से हो, टाइम से रिजल्ट निकले, क्योंकि सब काम टाइम से हो जाएगा तो ज्वाइनिंग देनी होगी।
इसलिए वो चाहते हैं कि गाजर लटकाए रहो, हिलाते रहो, डुलाते रहो गाजर, और मामला चलने दो, चुनाव क्लियर होने दो। रत्नाकर सिंह जी, आप इस बात से सहमत है ना? एक मिनट दोनों लोग रुकिए, राजस्थान चिटिंग बिल जो आप लाए उसके बारे में एक मिनट दोनों रुकिए। उपेंद्र यादव, इस बात को लेके बड़ा आकर्षण है कि भाई कड़े शब्दों वाला कानून कौन लाए, क्या मार देंगे, टांग देंगे, हाहाकार मचा देंगे, ऐसा लिख दो कानून में, क्या, और उसका प्रचार करा दो, क्या? इससे उन्माद पैदा कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, अपनी पीठ थपथपा सकते हो, लेकिन बहुत कड़े कानूनों से अपराध रुकता होता तो पूरे देश में आप शांति नहीं आ गई होती। बताइए, इच्छा शक्ति से मामला बनेगा या कागज में लिखने से हो जाएगा? बच्चे भी उसी के लिए प्रयास करते हैं कि कागज में लिख के कड़ा कानून ले आओ। वो लिख देते हैं गैंगस्टर लगाएंगे, एनएसए लगाएंगे, राष्ट्रद्रोह लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय द्रोह लगाएंगे, सारे द्रोह लगाएंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। उस जिस दिन पर्चा छपता है राजाज्ञा, उसके अगले दिन फिर पेपर आउट हो जाता है। उपेंद्र जी, इस लॉलीपॉप का क्या किया जाए? रजत बाबू, एक बात बताइए, मैं तो बड़ा कम पढ़ा लिखा सामान्य आदमी हूं, इसलिए सामान्य बात ही मुझे समझ में आती, और वही मेरी जनता को समझ में आती। जब चुनाव बिना घालमेल के, धांधली के संपन्न भारत ने कराना सीख लिया, उससे बड़ा तो कोई यज्ञ ही नहीं चुनाव से बड़ा। ठीक, कोई सारी परीक्षाएं जोड़ दो तो भी चुनाव से छोटी। ठीक, चुनाव हमने ठीक से कराना सीख लिया। वहां तो कोई नहीं होता कि ईवीएम लेके भाग गया अपने घर, क्या ये पेड़ के नीचे बैठ के ईवीएम ले गया, वहां बटन दबा रहा, ऐसा तो किसी ने आज तक कहने नहीं, क्या? तो हम ये इम्तिहान ठीक से कराना क्यों नहीं सीख पाए? चाहते नहीं है या कोई और वजह है? एक मिनट रजत, एक मिनट, नेता के बच्चे को कोई परीक्षा नहीं देनी होती। नेता अगर कदकाठी का है, उसका बच्चा पैदा होते ही युवा हृदय सम्राट हो जाता है, ठीक, और उसके होर्डिंग लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नेता के बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा? भैया देखो, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम तो ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन मोटी बात जानते हैं। निमिषा जी आपके पास आ रहे हैं, मोटी बात जानते हैं। कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ जो सारी साइंस का ज्ञाता हो, जो स्टेट बैंक की किसी खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर ले जालसाजी करके? नहीं ना। ठीक, ओटीपी मांग के कि निजी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फर्जीवाड़ा कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बैंक किसी ने खाली कर दिया। तो अगर वहां पर इंटरनेट सुरक्षित चल सकता है, आरटीजीएस सुरक्षित हो सकता है, एनएफटी सुरक्षित हो सकती है, दुनिया में तमाम, भारत में तमाम चीजें हैं जो 100% सुरक्षा के साथ चल रही हैं। भारत की सेना नेटवर्किंग पर चल रही है, बस ये इम्तिहान ही नहीं हो पाता। निमिषा जी, एक बात लोग पूछते हैं, अब जैसे एक उदाहरण दूं, जिस प्रदेश से आप हो, 25-26 साल से वहां वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, इनके अलावा तीसरा कोई आए नहीं। ठीक, यही राज भोग रहे दोनों। ठीक, तो जो कुछ काला सफेद हुआ इन्हीं के माथे डालना होगा हमको? नहीं, ये कोई तीसरा माथा ढूंढ के लाएं। घनश्याम तिवारी तो जिम्मेदार हो नहीं सकते फिर, और ना यहां कल्ला के साथ डाल सकते मामला। नहीं, जब दो ही लोग चौथाई शताब्दी से राज्य के भाग्य विधाता रहे, तो अगर वहां ईमानदारी से परीक्षा नहीं हो रही तो दोष उन्हीं में से देना पड़ेगा ना। मैं जानता हूं ये बहस भी कोई परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि भारत की राजनीति जो है ना, उसकी खाल बड़ी मोटी है। अभिताभ जी, नहीं निमिषा जी, एक बार अभी रुकना होगा, अभी आर्मी के एग्जाम भी तो होते हैं। मुश्किल ये है, कितना भी बड़ा आपदा आ जाए, राजनीति उसको दूसरे के सर टोपी पहना के खट से पतली गली से निकल लेगी, इसलिए समस्याएं सुलझ नहीं पाती। खैर, रत्नाकर जी, डॉक्टर निमिषा जी ने, यानी बीजेपी ने कहा कि सारा किया धरा कांग्रेस का है राजस्थान में, तो अगर अपने को डिफेंड करिए। और फिर मैं आप तो राजनीतिक बात करिए, फिर मैं उपेंद्र से ये पूछूंगा कि जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती थी राजस्थान में, तो गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी पत्ता लेके लोग परीक्षा देने आते थे क्या?
ठीक ठीक ठीक, दोनों लोगों को रोकिए, दोनों लोगों को रोकिए, मैं छोटा दोनों मित्रों को रोकिए, अभी दोनों मित्रों को रोकिए। मैं एक छोटा सा उत्तर उपेंद्र से लूंगा, फिर कीर्ति निधि जी के पास चलूंगा। उपेंद्र, मुझे सिर्फ इतना जानना है अभी आपसे कि गहलोत से पहले वसुंधरा थी, वसुंधरा से पहले गहलोत थे, फिर उससे फिर वसुंधरा थी। भैरव सिंह जी का टाइम तो तुम लोगों के लिए बहुत पुराना हो गया, वहां से बात नहीं करता। वसुंधरा और गहलोत से ही करते 25 साल, ठीक। उस वक्त पर्चा तुलसी का पत्ता हाथ में लेके, गंगा जल लेके होता था। उपेंद्र बाबू, ठीक, उपेंद्र बाबू, ठीक, अभी रुकना होगा। वोट की चोट अच्छी बात है। अमिताभ जी, सबसे दुखद यही है। नहीं निमिषा जी, अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना होगा। कीर्ति निधि पांडे, मान लीजिए ये सब नौजवान कह रहे कि भाई कानून और कड़ा करो, ठीक है, उनका आक्रोश है, उसका स्वागत है। मैं को हाइपोथेटिकल बात कहता हूं कि जब हमारे सब राज्यों में कानून बन गया कि जमीन पर आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे, ठीक, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड का आदमी हूं। हाइपोथेटिकल हिपोक्रेसी मुझे समझ ही नहीं आती। मान लीजिए एक्स को इस खेल में रहना है, पेपर आउट नकल सॉल्वर गैंग का सरगना बने रहना, क्या वो सबसे पहला काम करेगा, अपने नाम से सब संपत्ति हटा देगा, बैंक में रखेगा 600 रुपया कुल, क्या बुलडोजर नहीं तो अब चला दो, क्या उखाड़ लोगे कीर्ति निधि पांडे जी? अरे रामलाल के अपराध में श्यामलाल के घर पे थोड़ी बुलडोजर चला दोगे, बताइए भैया कीर्ति निधि जी। ये तो बड़ा सरल उपाय है, संपत्ति को डिसमेंटल करना, दूसरे स्रोतों तक दे देना, और उसके बाद आराम से ताल ठोको। रजत जी, एक बात बताइए, जैसा अभी कीर्ति निधि पांडे कह रहे थे, मान लेते हैं उनकी बात कि सब निजीकरण हो गया, ठीक, 2% 5% कुछ तो सरकारी कर्मचारी रहेगा, देश चलाने के लिए रहेगा ना, तो उसके लिए तो इम्तिहान कराना होगा, ठीक। सीटें भले ही तब नौकरी 10 निकालो, लेकिन तब 50 लाख आदमी उस 10 के लिए फार्म भरेगा ना, तो भी पर्चा तो ईमानदारी से कराना होगा। निजीकरण से ये रास्ता कहां, इससे कहां बचते आदेश, इम्तिहान तो कराना ही होगा भाई। आप सरकारी कर्मचारियों की संख्या सीमित कर सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को विलुप्त तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि दरोगा और इंस्पेक्टर निजीकरण से ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो भी इम्तिहान होगा उसमें ये घपला घोटाला हो जाएगा। तब तो इसमें एक चीज है जो राजनेताओं को मुफीद बैठती है, वो ये, उपेंद्र कह रहे हैं हम वोट की चोट देंगे, आंदोलन चला रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है जिस वक्त वोट होता है उस वक्त कम से कम ये पर्चा आउट वाला मसला दिमाग में नहीं होता। एक इस ढंग का उद्दीपन, एक इस ढंग का सम्मोहन, एक इस ढंग की उत्तेजना पूरे वातावरण में राजनेता भर देते हैं कि उसमें अर्चा पर्चा कुछ नहीं होता, टीईटी पीईटी कुछ नहीं, क्या वो तो जब सरकार बन जाती है, कोई नई 6 महीना बीत जाते, तो फिर उपेंद्र को बुलाते हैं लोग, कहते भाई आओ धरना करो, प्रदर्शन करो, फिर रजत को बुलाओ, क्या नहीं तो मेरी बात देख लेना। निमिषा जी, ऐसा है ना, शायद राजनेताओं को इसलिए भी बड़ी राहत रहती है, वो कहते हैं 4.25 साल आफत काटे रहो उपेंद्र यादव, क्या कर लोगे? जब वोट पड़ेगा तो वोट तो उसी पे पड़ेगा जिस पे पड़ता आया, नहीं, क्योंकि अगर वोट में परीक्षाओं में ईमानदारी विषय होता तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, जितनी पार्टियां सरकार में है राज्यों में, वो सब सीधी खड़ी होती। दोनों को रोकिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां भी पर्चा आउट की बीमारी। उत्तराखंड देश का सबसे छोटा नन्हा सा राज्य, वहां भी पर्चा आउट की बीमारी। भगवान का पूरा आशीर्वाद है, ना बड़ा पीछे ना छोटा पीछे, ठीक, भगवान का पूरा आशीर्वाद है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये ऑल पार्टी कार्यक्रम है, सर्वदलीय। जादूगरी पूछिए इनके नहीं निमिषा, मैं केवल बहस राजस्थान पर नहीं करने आया, मेरे लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण, गुजरात भी, उत्तराखंड भी, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी। ये समझिए, आपके लिए राजस्थान का मसला है मीना का, मेरे लिए देश का मसला है। ये इस विषय, इसलिए बहस को थोड़ा बड़ा रखना होगा। खैर, उपेंद्र यादव,
राजनेताओं को और पार्टियों को शायद ये बात आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से पता है, ठीक, कि बच्चा कितना भी 4.25 साल धरना प्रदर्शन कर लो, खंबे पे चढ़ जाओ चाहे पेड़ से कूदो, क्या बनाओ माहौल फेसबुक पर, ट्विटर पर, क्या वोट पड़ेगा तो हमको पता है कि मौसम कैसे ठीक करना है, और फिर वोट तो उन्हीं मुद्दों पे पड़ेगा जिन पे पड़ना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? मैं कम से कम इस बात के पक्ष में हूं कि हाँ ये 100% सच है। इस मुद्दे पर अगर वोट पड़ा होता तो ऐसा हो सकता था कि 10-10, 15-15 साल से ये सिस्टम चलता रहे। किसी को अपनी नौकरी गंवाना अच्छा लगता है? किसी पार्टी को, एक पार्टी को हमेशा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए बहिष्कृत कर दिया होता लोगों ने, तो वो सीधी नहीं खड़ी हो जाती। उपेंद्र जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं रजत से लूंगा। जी ठीक बात उपेंद्र जी। रजत, क्या आपको भी लगा आंदोलन, ठीक है उपेंद्र बाबू, रजत क्या आपको भी लगा कि आंदोलन चलाते समय कि वोट के समय नौजवान का दिमाग पार्टियां वो कर लेती हैं, रिमोट पे ले लेती हैं, क्या जैसे मशीनें रिमोट पे ले लेते हैं आजकल? अमेरिका में बैठा व्यक्ति यहां का कंप्यूटर ठीक कर देता है रिमोट पे लेके, ठीक वैसे ही राजनीतिक दल नौजवान का दिमाग उस 15 दिन के लिए रिमोट पे ले लेते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगता है और सरकार जिसको आनी होती है आ जाती है। उसके बाद नौजवान को तुरंत समझ में आ जाता है कि अरे पेपर लीक हुआ था, लेकिन वोट के समय नहीं समझ आता। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जितने काले झंडे उत्तर प्रदेश में दिखाए उससे उसी अनुपात में सीटें बढ़ गई भाजपा की। तो मैं झंडा काला मानूं कि पीला मानूं? 1 घंटे की बहस चली। जो बात रजत ने अंत में कही मैं वहीं से बात शुरू कर अपनी रखूंगा। मैंने मान लिया मुकदमे हुए, वो बात उपेंद्र भी कह रहे थे, ठीक है। किसने आपसे कहा हम तो करें धरना प्रदर्शन भी मत करो, अपने घर में रजाई ओढ़ के सो जाके सुरक्षित रहो, ठीक। चुनाव आएगा ना, सारा आंदोलन ईवीएम पे करो ना, तब तो करते नहीं। तब इस बात का मेरे उपसेत पे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरे खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिख दिया? मैंने कहा कि आप मुकदमा झगड़ा करो जाके, नहीं। चुनाव तो आता है ना इस देश में, ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने मन से सरकार में रह लेगा। और अगर 17 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, टीईटी में उत्तर प्रदेश में 26 लाख बच्चे थे, क्या 26 लाख परिवार, 5 का गुणा करो 26 में, उतने लोगों का वोट कहां है? राजस्थान में कहां है? गुजरात में कहां है? बिहार में कहां है? मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं सर्वदलीय समस्या है। तेजस्वी बाबू ने कहा जब वो विपक्ष में थे अभी से 6 महीना पहले कि पर्चा आउट हो तो सरकार को हर लड़के को, हर अभ्यर्थी को 5,000 रुपया देना चाहिए हार जाने के तौर पे। क्या वहां राजनीतिक समीकरण बदले, भाजपा से नीतीश जी अलग हुए, तेजस्वी के साथ सरकार बन गई, उसके बाद पर्चा आउट हुए, तेजस्वी जी से पूछा गया कि अब तो 5,000 दोगे, बोले फालतू बात मत करो। क्या जय श्री राम हो गया काम, गंगा नहाओ। मसला ये है भाई साहब, इस सच्चाई पर बात होनी चाहिए ना। भारत की राजनीतिक पार्टियां तभी तक क्रांतिकारी हैं जब तक वो विपक्ष में हैं। सबके लिए कह रहा हूं, विपक्ष में जितने लोग होंगे राजस्थान में, सब उपेंद्र को बुलाक मिठाई खिलाते होंगे, कहते होंगे हम ईंट से बजा देंगे, तुम्हारे साथ हैं, है? खून की एक बूंद तक बहा देंगे, क्या? और जब वो सरकार में आ जाएंगे तो इनका मिलना तक मुश्किल हो जाएगा उनसे, क्या? जब ये चिट्ठी पर्ची भिजवाएंगे कि उपेंद्र यादव आए, वो छोड़ो यार उपेंद्र यादव आए, क्या? और यही रजत के साथ हो रहा होगा। एक दौर में उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की। उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ। अखिलेश जी की सरकार थी, 16-17 लाख लोग हड़ताल, पूरा प्रदेश स्टैंड स्टिल हो गया। अब मुख्यमंत्री जी भी पता नहीं किस झोंक में थे, वो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिए, बोले नहीं मिलेंगे इन लोगों से, आंदोलनकारियों से।
तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग मुलाकात का वो सेतु नहीं बना पाए, उस हैसियत में भी नहीं थे क्या। फिर मैं बीच में पड़ा, मेल मुलाकात हुई, एक समाजवादी पार्टी के मंत्री मेरे शो में आ गए उस दिन, वो भी बड़ी बड़े, तो हमने कहा भाई बड़ी बात नहीं करो, सुबह 10 बजे इनकी मुलाकात करा दो, नहीं करा पाए। पार्टी विपक्ष में हो तो जिला यूनिट भी कर्मचारियों की किसी को बुलाए तो वो तुरंत आ जाएंगे। इस अंतर को समझिए। मेरी बहन निमिषा जी ने अच्छे तर्क रखे एक प्रवक्ता के नाते, लेकिन मैं कहूंगा कहीं हमको राजनीतिक हानि लाभ से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये बच्चे सबके हैं, ये नौजवान सबके हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जब ये पार्टियां नहीं थी तब भी नौजवान थे, ये सर्वदलीय हैं। और मैं इस बहस से भी, ये जो लोग इसको डाइल्यूट करते हैं कि अरे सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पागल हो, कहाँ है, अब तो सब प्राइवेट हो गया। अरे हम कह रहे सब प्राइवेट हो गया, 99% प्राइवेट हो जाए तो भी 1% तो भर्ती करोगे ना। वो तो ईमानदारी से होना चाहिए कि नहीं कि प्राइवेट के शोर में बेईमानी का लाइसेंस दे दे। क्या पर्ची डाल के भर्ती करोगे कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर, कोतवाल, ये पर्ची डाल के निकालोगे या पार्टियों के कार्यालय वाले तय करेंगे नाम? कोई व्यवस्था रहेगी ना इम्तिहान की। एक पोस्ट के लिए ही इम्तिहान हो रहा है तो भी ईमानदारी से क्यों नहीं होना चाहिए। अरे खेत बिक जाता है, गाय बिक जाती है, भैंस बिक जाती है, बैल बिक जाता है, तब जाके लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। जाके देखो इलाहाबाद में एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लड़के रह रहे, खुद खाना बना रहे, खा रहे, क्योंकि बाप किसान है। जाके कोटा में देखो, आंख तो नम होनी चाहिए यार। विपक्ष में है तो धरना देंगे, सत्ता पक्ष में है तो ऐसे ऐसे तर्क गढ़ लेंगे, कहेंगे कि बताइए क्या करें, सख्ती कर तो रहे। मैं तो एक ही बात जानता, सारे राजनीतिक दल, भैया रत्नाकर सिंह जी, कीर्तिनिधि जी, निमिषा जी, गंगा में खड़े होके कहो क्या कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहा, मैं नहीं मान सकता। इस देश के बहुत बड़े राजनेता मुलायम सिंह जी अब दिवंगत हो गए, अभी उनको पद्म विभूषण मिला। उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि अग्निहोत्री, सरकार के 1000 हाथ होते हैं क्या, और जो चाह ले वो ना कर पाए ऐसा संभव नहीं। मैं उन्हीं की बात को सच मानता हूं। सरकार जो चाह लेती वो तो कर ही लेती है ना। बताइए, जिस सरकारों ने जो मन से चाह लिया हो, मुख्यमंत्रियों ने, वो ना कर पाए हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। अपने घर में हेलीपैड बनाना चाहे तो बना ले 2 दिन में, गलत कह रहा भैया? जो बताओ सो कर ले, जो बताओ सो कर ले। इसी में अक्षम क्यों हो जाते हैं? इसी में ऐसा क्यों कहते हैं कि कर तो रहे, देख तो रहे, अब क्या करें वो लोग। अरे भाई साहब, तब तो फिर रिजर्व बैंक में करेंसी का सिस्टम भी फेल हो जाना चाहिए था देश का। अगर ये चोर उचक्के जो पर्चे आउट करते हैं ये इतने काबिल हैं तो फिर ये रिजर्व बैंक में भी गड्डी ले भाग जाते नहीं। ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्या इंटरनेट से बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा? क्या भारत की सेना का सिस्टम इंटरनेट से नहीं चल रहा? चल रहा है ना मालिक। तब ये क्यों नहीं चल सकता? बोले ऑनलाइन हो गया। सरकार ऑनलाइन चल सकती है पूरी सेफ्टी के साथ। भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब ऑनलाइन चल रहा है। वहां ये हैकर क्यों नहीं जाते, ये जो जालसाज हैं? नहीं, ये तर्क नहीं। सत्ता का संरक्षण, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत मजबूती के साथ, सत्ता के संरक्षण के बिना ऐसा संभव नहीं। संरक्षण सीधा हो, इशारों में हो, वीर तुम बढ़े चलो इस भाव में हो, लेकिन संरक्षण होता है। वो व्यक्ति का हो सकता है, पूरी सत्ता का ना हो। इलाके में
एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर सोचिएगा। मेरा अपना 35 साल का, निमिषा जी मालूम तजुर्बा क्या है भारत का? पांव पांव घूमने का अवसर मिला मुझे भारत बहुत बार, इसलिए अनुभव कहता हूं। इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का नेता, बुरा इसलिए नहीं मानना क्योंकि हर पार्टी कहीं कहीं सत्ता में है, इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी का नेता और उस इलाके का दरोगा, उनके संज्ञान के बिना किसी भी किस्म का कोई अपराध हो नहीं सकता, और जो दुस्साहस करेगा वो पहले ही अपराध में निपटा दिया जाएगा। उपेंद्र जी बताइए, गलत बोला कि सही बोला? सही बोला। रजत यादव बताइए, गलत बोला कि सही बोला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। कोई माई का लाल इतना बड़ा दारा सिंह नहीं हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी के मोहल्ले के नेता और दरोगा को गोली देके अपराध कर ले जाए। हाँ, प्रभावशाली व्यक्ति का फोन चोरी हो जाता है, आधे घंटे मिल जाता है ना। प्रभावशाली व्यक्ति का वो खो जाए फोन, अरे भैंस खो गई तो भैंस ले आए, भैंस का तो कोई आधार कार्ड भी नहीं होता, और फिर वो पुलिस ये कहे कि हम क्या करें, ये नहीं मानते हैं पर्चे आउट करने वाले, कोई मानेगा? आप भैंस भी ला सकते हैं, अब भैंस की कोई रंग रूप का अंतर नहीं, सारी भैंस एक सी क्या? लेकिन भैंस आई है ना इस देश में, तो जब आप भैंस ढूंढ सकते हो मेरे भाई, तो पर्चा आउट कराने वालों पर लगाम नहीं लगा सकते। विषय है इच्छा शक्ति का, मसला है संकल्प का, मसला है प्राथमिकता का। सरकारों की प्राथमिकता में जिस दिन ये बच्चे आ जाएंगे उस दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये जान लीजिए। और जब तक मन से सरकारें नहीं चाहेंगी, मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं लेकिन मैं कहने को बाध्य हूं, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए उपेंद्र यादव के दबाव में, रजत के दबाव में मान लीजिए कानून कड़ो सा कड़ा बना देंगे। कानून अपने आप चलता है क्या? नहीं ना, कानून के तो हाथ पैर नहीं होते ना, उसे व्यक्ति चलाते हैं, व्यक्ति चलाते हैं मित्र। व्यक्ति की नीयत साफ होनी चाहिए, कानून हल्का भी होगा तो भी काम रिजल्ट दे देगा। और व्यक्ति की नीयत साफ नहीं तो फिर हम आंदोलन ही करते रहेंगे। किसी भी देश की प्रतिभा, हम करें ये लड़के अगर पहली बार में इम्तिहान में फेल हो गए होते, जो पास होने होते पास हो जाते, जो फेल होते फेल होते, वो कुछ दूसरा काम करते। उनका जो काम करने वाली उम्र है उसके 5 साल 7 साल 8 साल इस धमा चौकड़ी में क्यों खराब हो? गुजरात का एक बच्चा कह रहा था ना कि 8 साल से ये स्थिति है, 8 साल से पर्चा दे रहा है, इसका मतलब पहली साल उसको पता लग जाता तो 7 साल में अब तक कुछ काम किया होता ना, सकारात्मक रचनात्मक। ये मेरी पीड़ा है, यहां से बात शुरू होनी चाहिए। नौजवान को जब तक हम उसके जो उर्वर समय है, सबसे ज्यादा परिणाम देने वाला समय है, उसको अगर इस ढंग से धरना प्रदर्शन में उलझाएंगे तो देश का बड़ा नुकसान होता है। वो कुछ भी करें, देश में कुछ जोड़ेंगे ना, देश की संपदा में कुछ जोड़ेंगे। नौजवान को ये धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़े? नौजवान का धरना प्रदर्शन, मैं सारे पार्टियों से कहूंगा, मैं मानता हूं हमारे देश के लिए शर्म का विषय होता है, सत्ता के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। धन्यवाद।